हेलो दोस्तों, तो आपका हमारी इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। तो आज भौतिक जगत आज हम भौतिक जगत भाग 2 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे भौतिकी का कार्यक्षेत्र। भौतिकी का कार्यक्षेत्र इसके बारे में देखेंगे। अगर इसको हम अंग्रेजी में बोलें तो क्या होगा? स्कोप ऑफ फिजिक्स। तो भौतिकी का कार्यक्षेत्र बहुत ही छोटा टॉपिक है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो जो भौतिकी का कार्यक्षेत्र है बहुत ही विस्तृत है, मतलब भौतिकी का कोई अंत नहीं है। क्लियर हो गया इतना कि अभी नियम जितने प्रतिपादित हो चुके हैं और अन्य नियम प्रतिपादित हो रहे हैं। मतलब पृथ्वी पर ऐसी घटनाएं भी हो रही हैं जिसके बारे में अभी कोई वैज्ञानिक नियम नहीं है, इसकी खोज हो जा रही है, इसके बारे में नियमों का खोज हो रही है। क्लियर हो गया। चलिए, अब यहाँ पर भौतिकी का जो कार्य क्षेत्र है मूल रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहला स्थूल, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? सूक्ष्म। स्थूल और सूक्ष्म। आप लोग केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर्स पढ़े होंगे। एक चैप्टर होगा पृष्ठ रसायन, शायद ना पढ़े हो, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। उसका स्थूल का मेरा मेन पर्पज़ है स्थूल के बारे में बताना। स्थूल का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कोई ये पदार्थ है, ये कोई पदार्थ है और इसके ऊपर ये जो पृष्ठ है ऊपर वाला, ये वाला क्या है? ऊपरी पृष्ठ है, तो उसे क्या कहेंगे? पृष्ठ, मान लीजिए ऊपरी का भाग। लेकिन अगर हम बात करें अंदर की, इसके अंदर के, तो वो क्या होगा? हमारा स्थूल। तो वो क्या हमारा हो जाएगा? स्थूल। तो वही स्थूल यही है। क्लियर? जिसके बारे में हम पूरा पृथ्वी मान लीजिए, इसको मान लीजिए, और स्थूल क्या हुआ हमारा कि जिसके बारे में हम भौगोलिक अध्ययन करते हैं। भौगोलिक, इसके बारे में हम भौगोलिक अध्ययन करते हैं। जैसे हुआ परमाणुविक, आणविक, नाभिकीय परिघटना सम्मिलित होती हैं इसमें। ठीक है। और सरल भाषा में आपको बता दूं तो ये स्थूल क्या होता है? मतलब जिसमें जैसे पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। अब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण कर रहा है, और वो किस वेग से परिक्रमण कर रहा है और कितनी दूरी से होकर परिक्रमण कर रहा है, उसकी जानकारी हम स्थूल भौतिकी के अंतर्गत करते हैं। क्लियर हो गया? या सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, और ग्रहों के बीच की दूरी या ग्रहों की गति, इसके बारे में हम किसके अंतर्गत करते हैं? स्थूल भौतिकी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, अब आता है सूक्ष्म। तो सूक्ष्म भौतिकी के अंतर्गत हम, अब आता है सूक्ष्म की बारी। तो सूक्ष्म के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए कोई परमाणु है ये, और ये क्या है? नाभिक। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, सभी लोग जानते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। अब इनके बीच में कितना बल कार्य कर रहा है, इसकी जो जानकारी है वह हम सूक्ष्म भौतिकी के अंतर्गत प्राप्त करते हैं। या जैसे प्रकाश का परावर्तन हुआ, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन हुआ, ये सब किसके अंतर्गत करते हैं? सूक्ष्म भौतिकी के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं। क्लियर हो गया? बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत ही सरल है। चलिए, अब इसके बाद हमारा टॉपिक आता है, चलिए इसके अगला हमारा टॉपिक है भौतिकी के कुछ अग्रणी वैज्ञानिक। भौतिक के कुछ अग्रणी वैज्ञानिक, मतलब कौन कौन से वैज्ञानिक है और उन्होंने कौन कौन सा नियम दिया है और किस देश के हैं। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले हम बात करते हैं गैलीलियो की। वैज्ञानिक का नाम है गैलीलियो। नोट करते चलिए, गैलीलियो। केवल हम आपको प्रमुख प्रमुख वैज्ञानिकों के नाम लिखवा रहे हैं, और इटली देश के हैं, लिख लीजिएगा आप। और इन्होंने क्या दिया था? हमारा जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम, इसको आगे हम पढ़ेंगे। जड़त्व के नियम को, जड़त्व का नियम दिया था इन्होंने। क्लियर हो गया? अब इसके बाद दूसरे वैज्ञानिक आते हैं हमारे सर आइजक न्यूटन। आप पूरा नाम लिख लीजिएगा, सर आइजक न्यूटन। ठीक है। चलिए, इन्होंने कौन कौन सा नियम दिया था? पहला गति के नियम, गति के नियम। गुरुत्वाकर्षण नियम दिया था, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। इसको भी हमें आगे पढ़ना है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण
नियम। क्लियर। चलिए इसके बाद बात करते हैं हम, अगर हम तीसरी की बात करें तो आते हैं आर्किमिडीज। आर्किमिडीज, तो इन्होंने कौन सा नियम दिया था हमारा, आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत। दूसरा उत्प्लावन का नियम। ये दो नियम दिए थे। ये जो वैज्ञानिकों के नाम मैं आपको बता रहा हूँ वो केवल इतने ही नियम का पालन नहीं किए थे, मतलब इनके जो प्रमुख नियम दिए गए हैं, प्रमुख कार्य है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर। इसके बाद आते हैं हमारे फैराडे। फैराडे इसी क्लास 10th में हमने पढ़ा था। इन्होंने कौन कौन से नियम दिए थे हमें। पहला दिए थे हमें क्या, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम, चुम्बकीय प्रेरण के नियम, और इसी के आधार पर उन्होंने क्या दिया था हमें, डायनेमो बनाया था। डायनेमो। क्लियर हो गया। तो आर्किमिडीज ने क्या दिया था, आर्किमिडीज का सिद्धांत, उत्प्लावन का नियम, और फैराडे ने क्या दिया था, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम और डायनेमो। क्लियर हो गया। चलिए अब अगले वैज्ञानिक का नाम देखते हैं। अब इसके बाद नाम आता है एम्पियर का। एम्पियर का इन्होंने कौन कौन से नियम दिए थे, देखिए कौन कौन से कार्य किए थे इन्होंने। पहला तो इन्होंने विद्युत धारा बताया था, वैद्युत धारा, और दूसरा इन्होंने क्या किया था, चुंबकत्व। क्लियर हो गया। चलिए छठे वैज्ञानिक का नाम देखते हैं हम। इसके बाद आते हैं हमारे रॉबर्ट बॉयल। इन्होंने कौन नियम दिया था, बॉयल का नियम। ये थे प्रमुख वैज्ञानिक और उनके कार्य। क्लियर हो गया। चलिए अब अगला टॉपिक है हमारा प्रकृति में मूल बल। प्रकृति में मूल बल, कितने मूल बल होते हैं उसके बारे में हम इस टॉपिक पर देखेंगे। मूल बल, तो इसको अंग्रेजी में अगर लिखे तो फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। क्लियर हो गया। प्रकृति में मूल बल, तो यहाँ पे प्रकृति में मुख्यतः 4 ही मूल बल होते हैं। कौन कौन से, चलिए देखते हैं उसके बारे में। तो पहला आता है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा आता है विद्युत चुम्बकीय बल। आता है उसके बाद प्रबल नाभिकीय बल, और चौथा आता है हमारा क्षीण नाभिकीय बल। और कोई भी आपसे पूछे कि प्रकृति में कितने मूल बल हैं तो आप बताइए 4 पूछेगा। कौन कौन से बताना, पहला गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुम्बकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और क्षीण नाभिकीय बल। ये 4 बल हैं जो कि हमारे प्रकृति में मूल रूप से पाए जाते हैं। क्लियर हो गया। चलिए तो सबसे पहले हम गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में करेंगे, उसके बाद विद्युत चुम्बकीय बल, उसके बाद क्रम से प्रबल नाभिकीय बल, उसके बाद क्षीण नाभिकीय बल। एक एक करके हम चारों का थोड़ा थोड़ा अध्ययन करेंगे। और उसके बाद जो ये विद्युत गुरुत्वाकर्षण बल है इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। क्लियर हो गया।
चलिए, सबसे पहले आ रहा गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय बल। पहला था हमारा क्या, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर हो गया। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं। इसके बारे में शायद आपने क्लास 9th में पढ़ा है कुछ, इसका एक चैप्टर था ना गुरुत्वाकर्षण बल, तो उसके बारे में पढ़ा होगा। तो चलिए मैं आपको याद दिला देता हूँ। तो इसमें क्या होता था, ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, स्थूल भौतिकी के अंतर्गत आता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर दो पिंडों के बीच होता है कार्य होता है, लेकिन दो कणों के बीच में भी कार्य होता है। दोनों, ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, सार्वत्रिक। सार्वत्रिक माने सभी के लिए जो ये नियम है, गुरुत्वाकर्षण नियम, वह सर्वमान्य है, सभी के लिए एक जैसा है। चाहे दो कण हो या दो पिंड हों, जैसे पृथ्वी हुआ, सूर्य हुआ, पृथ्वी हुआ, चंद्रमा हुआ, एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला बल हुआ, वो सब क्या है, हमारा गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा। चलिए अब इसके बारे में समझेंगे गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। मान लीजिए दो पिंड हैं, पिंड ए पिंड बी, पिंड ए पिंड बी। क्लियर हो गया। तो अब जब पिंड है तो इसमें अपना खुद का द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होगा। मान लीजिए इसमें m1 द्रव्यमान है, m2 द्रव्यमान है, और दोनों एक दूसरे से r दूरी पर रखे हों, स्मॉल r दूरी पर रखे गए हैं। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है कि किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, किसी दो पिंडों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, द्रव्यमानों के गुणनफल, द्रव्यमान तो ही है, तो लगने वाला बल जो है द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर हो गया। इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अपनी कॉपी में लिखा होगा तो समीकरण 1 व 2 से लिखिए। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, रुकिए रुकिए, m1 इंटू m2 अपान आर स्क्वायर। क्लियर हो गया। m1 इंटू m2 अपान आर स्क्वायर, समीकरण 1 व 2 से। अब यहाँ पे आप जानते हैं कि जब कोई समानुपात का चिन्ह हटता है तो उसके बाद कोई समानुपात नियतांक आता है। तो क्या जाएगा, यह बराबर, यहाँ पे समानुपात नियतांक जी आएगा, कैपिटल जी, m1 इंटू m2 अपान आर स्क्वायर, ये आ गया। तो ये जो दो पिंडों के बीच लगने वाला बल हो गया। क्लियर हो गया। चलिए सर मैंने आपको ये बताना भूल गया गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं, तो उसे देख लेते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल कैसा बल है, हमारा आकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल कैसा बल है, हमारा आकर्षण बल है, जो दो पिंडों के बीच लगता है। मान लीजिए पिंड ये है और ये दो पिंडों के बीच उसके द्रव्यमानों के कारण उत्पन्न होता है। ये द्रव्यमान कारण इसके उत्पन्न होगा, द्रव्यमान कारण इसमें भी उत्पन्न होगा। क्लियर हो गया। गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय बल आकर्षण बल है, जो दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमानों के कारण उत्पन्न होता है। क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। चलिए, और उसको मैंने बता ही दिया, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, कि किसी दो पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर हो गया। चलिए, और एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो गुरुत्वाकर्षण बल है प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे क्षीण बल है। क्षीण माने सबसे कमजोर बल है। गुरुत्वाकर्षण प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे क्षीण बल है और मूल बलों की तुलना में। क्लियर हो गया। चलिए, इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक आता है विद्युत चुम्बकीय बल। चलिए देखते हैं विद्युत चुम्बकीय बल क्या है। तो यहाँ पर जो विद्युत चुम्बकीय बल है वह कोई दो आवेशित पिंड है। मान लीजिए इस पर Q1 आवेश है, इस पर Q2 आवेश है। दोनों आवेशों आवेशित पिंडों के बीच लगता है या दो आवेशित कणों के बीच लगता है। क्लियर हो गया। अगर मान लीजिए ये इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, और इसके बीच की दूरी को मान लीजिए R, कि एक दूसरे से
स्मॉल r की दूरी पर है, स्थित है। ठीक है, और कहाँ पर है, निर्वात है, और कैसी अवस्था में है, विरामावस्था में है। क्लियर हो गया कि दो पिंड है ए तथा बी, दो कण है ए तथा बी, जिन पर क्रमशः Q1 और Q2 आवेश है और जो कि एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए हैं और कैसे हैं, स्थिर हैं या विरामावस्था में है। क्लियर हो गया। तो चुंबकीय बल जो आता है, एक नियम है कूलाम का नियम। चुंबकीय बल के संदर्भ में एक कूलाम का नियम है। चलिए मैं उसको बता देता हूँ। वो आप क्लास 12 में जाकर डिटेल में पढ़ेंगे कूलाम का नियम किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ। चलिए यहाँ पर जैसे आप गुरुत्वाकर्षण बल पढ़े थे कि द्रव्यमानों के कारण उत्पन्न आवेश है, तो इसमें आवेशों के कारण उत्पन्न जो बल है वो क्या होगा, चुंबकीय बल होगा। और गुरुत्वाकर्षण में क्या था कि द्रव्यमानों के कारण उत्पन्न आवेश, तो उसमें क्या था कि F समानुपाती m1 इंटू m2 था, m1 इंटू m2 था। लेकिन इसमें क्या होगा, m1 जहाँ पर द्रव्यमान है वहाँ पर केवल आवेश कर दीजिए, केवल आवेश कर दीजिए। F समानुपाती क्या होगा, Q1 इंटू Q2 हो जाएगा, और F विभव समानुपाती 1/r²। टोटली वैसे रहेगा, बस वहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें Q1 Q2 हो जाएगा, आवेशित कण है क्योंकि ना उन पर कोई ना कोई आवेश होगा ही। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F समानुपाती Q1 इंटू Q2 बराबर क्या हो जाएगा, F समानुपाती 1/r²। तो यहाँ पे नियम क्या कहता है कि किन्हीं दो आवेशित पिंडों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर हो गया। विद्युत चुम्बकीय कूलाम का नियम क्या कहता है कि किन्हीं दो आवेशित पिंडों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। जैसा आपने गुरुत्वाकर्षण बल के नियम किया था वैसे आप इसमें कीजिए। तो समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो क्या हो जाएगा हमारा, F समानुपाती Q1 इंटू Q2/r² हो जाएगा। तो मैंने आपको इससे पहले बताया कि जब कोई समानुपात का चिन्ह हटता है तो कोई ना कोई नियतांक होता है। क्लियर। तो यहाँ पर भी समानुपात का चिन्ह हटेगा, यह बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर समानुपात क्या आएगा, Q1 इंटू Q2/r²। चलिए तो हमारे क्या, दो आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल मतलब चुंबकीय बल, वैद्युत चुंबकीय बल। क्लियर हो गया। जहाँ पर क्या आएगा, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। क्लियर। चलिए अब अगला बल क्या आता है, प्रबल नाभिकीय बल। अगला बल क्या है हमारा, प्रबल नाभिकीय बल। चलिए अब प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है, जो मान लीजिए कोई ये परमाणु है, ये कोई उसका केंद्रक है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहरी कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। क्लियर हो गया। अब जो इनके मध्य बल लगेगा, इनके मध्य जो बल लगेगा, यानी कि नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को एक साथ बांधने वाला बल, यहाँ पर उसके बीच नहीं, कि बता दे रहा हूँ आपको, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ रहते हैं नाभिक में, और प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को जो बांधने वाला बल होगा, जो एक दूसरे को जकड़े रहेगा, बांधे रहेगा, आकर्षित किए रहेगा, वो क्या है, हमारा प्रबल नाभिकीय बल होता है। क्लियर हो गया। नाभिक में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को एक साथ बांधने वाला बल प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है। क्लियर हो गया। चलिए अब इसका थोड़ा सा प्रॉपर्टी देख लेते हैं, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी यह है कि प्रबल नाभिकीय बल विद्युत चुम्बकीय बल से 100 गुना अधिक प्रबल होता है। कि जो प्रबल नाभिकीय बल है वह विद्युत चुम्बकीय बल, वह विद्युत चुम्बकीय बल का 100 गुना होता है। मतलब विद्युत चुम्बकीय बल मान लीजिए 2 न्यूटन होगा तो प्रबल क्या होगा, 200 न्यूटन होगा, क्योंकि उसके 100 गुना हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब आता है क्षीण नाभिकीय बल, और इस चैप्टर्स का लास्ट टॉपिक। क्लियर हो गया। चलिए तो यहाँ पे क्षीण नाभिकीय बल क्या होता है कि किन्हीं दो मूल कणों के, जो बहुत ही अति सूक्ष्म कणों के बीच जो लगने वाला बल होगा F, वही क्या होगा, हमारा क्षीण नाभिकीय बल होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि मूल कणों के बीच कार्य करने वाला बल क्षीण नाभिकीय बल होता है। प्रबल नाभिकों के भांति ये क्षीण नाभिकीय बल है वह प्रबल नाभिकों के बीच लघु परास का होता है। मतलब इसका बीच की दूरी ज़्यादा अधिक नहीं होनी चाहिए,
इसकी दूरी ज़्यादा अधिक नहीं होनी चाहिए, वरना ये बल क्या होता है, विलुप्त हो जाता है। लुप्त हो जाता है मतलब कार्य नहीं करता है। बहुत ही कम दूरी होनी चाहिए तभी ये बल लगेगा। क्षीण नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल दोनों ही, ये दोनों क्या होते हैं, लघु परास के होते हैं, लघु परास के होते हैं। रेंज जिसको बोलते हैं, शॉर्ट रेंज, शॉर्ट रेंज। क्लियर। चलिए, तो आज हमारी टॉपिक ख़त्म होता हुआ, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो करना हो करिए। बस चलिए, आज के लिए बस इतना ही।